Hello friends, this is Ash Fishing and welcome to Smarter Everyday. Dear friend, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य यानी कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इसमें हम लोग समाजशास्त्र का अर्थ और परिभाषा पढ़ चुके थे। इससे पहले जो क्लास हुई है उसमें हमने समाजशास्त्र की अवधारणा, उसकी अर्थ परिभाषा सब पढ़ चुके हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा के समाजशास्त्र में क्या अंतर है, इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छी तरीके से हमने समझ लिया था। ठीक है, और तो आज हम बात करेंगे नवीन सामाजिक व्यवस्था की। किसकी बात करेंगे? न्यू सोशल ऑर्डर की बात करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, अर्थ परिभाषा को समझेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको क्लियर करेंगे। यहां से आपको क्वेश्चंस मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप लखनऊ से देख रहे हैं, आप कानपुर से देख रहे हैं, तो आप हमें हमारे पेड नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9628182649। ठीक है, बहुत ही बेस्ट कंटेंट के साथ आपको नोट्स मिल जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। न्यू सोशल ऑर्डर, नवीन सामाजिक व्यवस्था की बात करेंगे। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा भारत जो देश है वो काफी लंबे समय तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है ना। स्वतंत्रता के उपरांत देश में अनेक प्रकार की समस्याएं व्याप्त थी, यानी देश तो हमारा आजाद हो गया था, देश तो स्वतंत्र हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो हमारे देश में विद्यमान थी, है ना। देश में विभाजन से, देश में बंटवारा होने से, अलगाव होने से व्यापक भारी मात्रा में अशांति फैली हुई थी। कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में एक व्यापक स्तर पर अशांति व्याप्त थी, अशांति फैली हुई थी। देश स्वतंत्र तो हो गया था लेकिन कई क्षेत्रों में बटा हुआ था, कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। वो एकता एक तरीके से नहीं आ पा रही थी जो होनी चाहिए थी। जनता निर्धन थी, गरीब थी, परेशान लोग थे, दुखी थे और उनकी समस्याओं और अनेक समस्याओं से ग्रसित भी थे। आखिर वो अपनी समस्या लेकर के जाएं कहां, कैसे उसका निवारण हो, है ना, आदि आदि बहुत सारी समस्याएं व्याप्त थी। आगे समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। देश में फिर क्या हुआ कि देश में एक नवीन सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ, यानी कि एक नई सामाजिक व्यवस्था। नवीन सामाजिक व्यवस्था का मतलब है समाज की एक नई व्यवस्था का निर्माण हुआ और तब से यह निर्माण की प्रक्रिया अभी तक निरंतर चल रही है। ठीक है, तथा इस नवीन सामाजिक, नव सामाजिक व्यवस्था का एक ऐसा कांतिमय रूप उभर करके सामने आया है जिसमें प्राचीन भारतीय मूल्यों, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान एवं संस्कृति और आधुनिक राजनैतिक और भौतिक विचारधाराओं का बहुत सौंदर्यात्मक मिश्रण हमारे समक्ष उपलब्ध है। कहने का मतलब है कि जो नवीन सामाजिक व्यवस्था है वो आज भी कंटिन्यू है, जिसमें जो पाश्चात्य है, जो पुराना है, जो वेस्टर्न है, वो ज्ञान है, विज्ञान है, संस्कृति हमारी भारतीय मूल्य है, राजनैतिक भौतिक विचारधाराएं, जिनका बहुत ही अच्छे तरीके से सौंदर्यात्मक मिश्रण हमारे समक्ष आज उपलब्ध है। ठीक है, आगे इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। सामाजिक व्यवस्था का अर्थ क्या है और इसकी परिभाषाएं क्या हैं, इसको समझते हैं। देखिएगा, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वे सभी सामाजिक घटनाक्रम आ जाते हैं जिनका संबंध समाज में कक्षाओं और सामाजिक परिस्थितियों से होता है। डियर फ्रेंड, समझिए मेरी बात को। किसी देश या राष्ट्र के संदर्भ में सामाजिक व्यवस्था का अर्थ समाज की उन सभी परिस्थितियों से है। सुनिए, सामाजिक व्यवस्था जो आप ये देख पा रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था का अर्थ समाज की उन सभी प्रकार की परिस्थितियों से है जिनसे समाज के स्थायी ढांचे का निर्माण होता है। वही सामाजिक व्यवस्था है जिससे एक स्थायी समाज का निर्माण होता है, समाज के स्थायी ढांचे का निर्माण होता है, वही सामाजिक व्यवस्था है। ठीक है, इसमें होता क्या है? सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में समाज की परंपराएं, समाज की रीति रिवाज, समाज की विचारधाराएं, सांस्कृतिक मूल्य, परंपराएं, परिवार, संस्थाएं, ये सभी तो सम्मिलित रहते हैं हमारी सामाजिक व्यवस्था में। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो सामाजिक व्यवस्था क्या है? किसी भी समाज का एक स्थायी रूप, एक स्थायी ढांचा जिसमें रीति रिवाज, विचारधाराएं, मूल्य और परिवार, संस्थाएं, स्कूल, ये सभी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक,
तो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत वे सभी सामाजिक घटनाक्रम, सभी समाज में होने वाली घटनाएं आ जाती हैं जिनका संबंध समाज में कक्षाओं और सामाजिक परिस्थितियों से होता है। खुद पढ़ेंगे शायद समझ में ना आए, खुद पढ़ करके लिख कर आएंगे उतने नंबर नहीं मिलेंगे। हमारी वीडियोस को देखिए, हमारे कॉन्सेप्ट को समझिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज की संस्थाएं भी इंक्लूड हैं, परंपराएं भी शामिल हैं, रीति रिवाज भी आते हैं इसमें। सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य, विचारधाराएं, दृष्टिकोण, पाठशालाएं, परिवार, कानून, मनोरंजन, ये सभी संस्थाएं और पक्ष आ जाते हैं। ये सभी मिलकर के ही सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। ये सभी मिलकर के ही एक स्थायी समाज का निर्माण करते हैं। इसकी परिभाषाएं टी पार्सन्स कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था परस्पर संबंधित संस्थाओं, अभिकरणों का मतलब होता है जिनको हम इंग्लिश में एजेंसीज कहते हैं, हिंदी में इनको साधन भी कहते हैं, ठीक है। अभिकरणों तथा सामाजिक प्रतिमान समूहों में प्रत्येक सदस्य ग्रहण किए गए पदों और क्रियाओं की विशिष्ट स्थिति होती है। वहीं पर एम जिन्सबर्ग कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक संगठनों के प्रमुख स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों, संस्थाओं के प्रकार और उनके संकुल यानी कॉम्प्लेक्स जिनसे कि समाज का निर्माण होता है वो सभी शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसके आगे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नव जो सामाजिक व्यवस्था है, न्यू सोशल ऑर्डर है, उसको और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, नवीन भारत में देश की सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से राजतंत्र, अर्थतंत्र और शिक्षा यानी कि उपसामाजिक व्यवस्थाओं पर आधारित है, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारा क्या आता है, राजतंत्र आता है। राजतंत्र में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं समझिएगा। वर्तमान भारतीय शासन प्रणाली जो है वो लोकतंत्र पर आधारित है। हमारी वर्तमान जो शासन प्रणाली है वो किस पर आधारित है, लोकतंत्र पर आधारित है। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसकी मूल भावना को बहुत ही कम शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है, बहुत कम शब्दों में इसका जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है और यह 6 मूल सिद्धांतों जिसमें आपकी स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व भाईचारे की भावना की बात कही गई है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और न्याय पर आधारित है। ये क्या है, ये राजतंत्र है, ये इसका पहला अंग है। दूसरा है अर्थतंत्र। अर्थतंत्र में क्या कहा गया है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का मतलब है भारत में सबसे अधिक महत्वता किसको दी जाती है, कृषि को। प्रधान का मतलब क्या होता है, मुख्य, यानी कि मुख्य काम खेती का है भारत में, ज्यादा किसान है भारत में। और दूसरी, और धीरे धीरे हम औद्योगिकरण की तरफ भी बढ़ रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। देश में तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण भी हो रहा है। उद्योग की तरफ बढ़ रहे हैं, फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग गांव से शहर की तरफ भाग रहे हैं। गांव में सोच रहे हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा है, चलो शहर चलते हैं। शहरीकरण हो रहा है। अपने उद्योग धंधों को, अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को शहर में जाकर के फैलाना चाहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी भारत में निवेश कर रही हैं। शिक्षा की व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो रहा है। शिक्षा की व्यवस्था मजबूत हो रही है, स्थायी हो रही है। देश विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा के लिए एकदम सीना तान के खड़ा है। जो भी डेवलप कंट्रीज हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है। लेकिन इन सभी के बीच हमारी संस्कृति आज भी विश्व के समक्ष अतुलनीय है। हमारे देश की संस्कृति से कोई भी देश तुलना नहीं कर सकता, अतुलनीय है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ है। बेस्ट कल्चर, बेस्ट संस्कृति हमारे भारत की है। तो ये बात हो गई हमने किसकी, अर्थतंत्र के अंतर्गत इसकी बात हुई। अब बात करते हैं शिक्षा की। किसी भी देश के सामाजिक परिवर्तन की भूमिका में, जब भी किसी भी देश में जब सामाजिक परिवर्तन होता है, जब भी समाज में कुछ बदलाव आता है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल निभाने का काम शिक्षा करती है। सबसे बड़ा रोल शिक्षा निभाती है। व्यक्ति शिक्षित होंगे, लोग शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, तभी उसमें परिवर्तन आएगा। अन्यथा अगर शिक्षित नहीं है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अभी क्रांतिकारी परिवर्तन क्यों हुआ 10, 15, 20 सालों में? 20 सालों में क्रांतिकारी परिवर्तन इसलिए हुआ कि अब शिक्षा
जो है अधिक से अधिक लोग शिक्षित होने लगे हैं। पहले लोग इतने शिक्षित नहीं थे, जागरूक नहीं थे। आज जितने ज्यादा जागरूक हो रहे हैं उतनी ज्यादा क्रांतिमय परिवर्तन आ रहा है। भारत में सामाजिक परिवर्तन में भी शिक्षा की अहम भूमिका रही है। सामाजिक व्यवस्था एवं शिक्षा दोनों ही एक दूसरे पर आधारित हैं। हमारे समाज की व्यवस्था और जो शिक्षा है वो दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। सामाजिक व्यवस्था, समाज में व्यवस्था जो है समाज की, वो शिक्षा से जुड़ी है, शिक्षा समाज से जुड़ी है। अच्छी सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव शिक्षा पर पड़ता है। अगर समाज की व्यवस्था बहुत अच्छी है तो उसका प्रभाव हमारी शिक्षा पर पड़ेगा और शिक्षा से ही सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन भी आएगा। सामाजिक व्यवस्था अच्छी होगी तो शिक्षा पर प्रभाव पड़ेगा, और जब लोग अधिक से अधिक शिक्षित होंगे, जब शिक्षा व्याप्त रहेगी तो सामाजिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा। समाज और बेहतर तरीके से व्यवस्थित हो पाएगा, अपना निर्माण कर पाएगा। तो डियर फ्रेंड, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने जाना नव सामाजिक व्यवस्था किस पर बेस्ड है ना। राजतंत्र, अर्थतंत्र को समझ लिया और अब हमने शिक्षा को समझ लिया। शिक्षा, अब देखिए नवीन सामाजिक व्यवस्था के निर्माण कारक क्या हैं, कौन कौन से कारक हैं जो नवीन सामाजिक व्यवस्था को निर्माण करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। देखिएगा, भारत में नव सामाजिक व्यवस्था का आधार संविधान में निहित प्रस्तावना, जो हमने अभी पहले पढ़ा है राजतंत्र में, उसमें प्रस्तावना जो निहित है हमारे संविधान में, संविधान के द्वारा प्रदत्त आधार पर ही भारत राष्ट्र ने एक नवीन सामाजिक व्यवस्था की रचना की। इस अवस्था के निर्माणक कारक क्या है? पहली बात तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है। क्या है? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। भारत के उदीयमान समाज में सभी नागरिकों को न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान में ही धारा 45 के अंतर्गत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? जो हमारी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ उसमें जो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये भी एक निर्माणक कारक है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि जो धारा 45 है उसके अंतर्गत ये बात कही गई है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य, एक तो अनिवार्य का मतलब जरूर पढ़ना ही पढ़ना है। दूसरी बात, आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें सतत प्रयत्नशील हैं। लगातार उस पर फोकस किया जा रहा है। बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी और सब कुछ, किताबें और मिड डे मील, पूरी तरीके से कोशिश है कि यह जो सामाजिक व्यवस्था है ये और बेहतर हो पाए। और ये होगी कब? जब हम यहाँ पर फोकस करेंगे, अनिवार्य भी करेंगे शिक्षा और निःशुल्क भी करेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा लोग शिक्षित हो पाएंगे तो सामाजिक व्यवस्था का रूप भी बदलेगा। अस्पृश्यता का निवारण, छुआछूत का निवारण, एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखना, ये जाति नीची है, वो जाति ऊंची है, इस समाज के लोग ऊंचे हैं, इस समाज के लोग नीचे हैं, ये सब क्या है? ये सब बकवास है। सभी एक समान है, सभी बराबर हैं, सभी ईश्वर के क्या हैं? संतान हैं। अस्पृश्यता का निवारण की बात कही गई है। स्वतंत्र भारत के सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता का दोष विद्यमान था। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय समाज में अस्पृश्यता का दोष फैला हुआ था। लोग एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखते थे और इसका संबंध अनुसूचित जाति से था। अनुसूचित जाति व्यवस्था के परिणाम स्वरूप विकसित वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्य के बीच इतना अधिक अंतर किया जाता है कि स्पष्ट मात्र से ही उच्च जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं, और इस अपवित्रता को बचाने के लिए ही अस्पृश्य जातियों को उच्च जाति से पृथक रखने की व्यवस्था की गई थी। यानी कि यहाँ पे लोग इतना ये मानते थे कि अगर नीची जाति का कोई व्यक्ति ऊंची जाति के व्यक्ति को छू भी देता था, टच कर देता था, तो वो अपने आप को अपवित्र मानते थे कि अरे यार मैं तो अपवित्र हो गया, अब नहाऊं स्नान करूं तब मैं पवित्र हो पाऊंगा। क्या नीच धारणा थी, है ना। ये सब छुआछूत, अस्पृश्यता, इसका निवारण किया गया ताकि समाज में फैली ये जो व्याप्त बुराइयां हैं इनको किसी तरीके से खत्म किया जाए, इनका समापन किया जाए, तभी एक सुंदर, स्वच्छ, अच्छे समाज की व्यवस्था हो सकती है।
अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज के रूढ़िवादी और जड़ परंपराओं से बंधे होने के कारण शिक्षा का स्वरूप भी परंपरात्मक, भारतीय जो समाज है वो रूढ़िवादिता की तरफ झुका हुआ है, इसकी जड़ परंपराएं हैं, उनसे हमारा भारतीय समाज बंधा हुआ था, जिसके कारण शिक्षा का स्वरूप भी परंपरात्मक रहा है। शताब्दियों से शिक्षा का लाभ केवल सवर्णों को प्राप्त होता रहा और अस्पृश्य जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार हिंदू शास्त्रों में नहीं दिया गया, कि जो अस्पृश्य जातियां हैं, जो नीची जातियां हैं, उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। सिर्फ स्वर्ण लोग ही शिक्षित होते थे, उन्हीं को शिक्षा का अधिकार था। यह अधिकार मुख्यतः ब्राह्मण व क्षत्रियों को ही प्राप्त था, परंतु आज ये जातियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। कैसे कर रही हैं? एक अच्छी समाज व्यवस्था का निर्माण हुआ, अनुसूचित जातियों को मान सम्मान दिया गया, उनको बराबर लाया गया और आज वो जातियां भी सभी एक समान हो गई हैं, है ना। आज कोई किसी को ऊंच नीच नहीं समझ रहा है, हालांकि एक अच्छी समाज व्यवस्था का निर्माण हो रहा है। तो आज जातियां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और बड़े से बड़े पदों पर सुशोभित भी हैं, है ना। यह सब उदीयमान भारत की नवीन सामाजिक व्यवस्था के कारण ही संभव हो पाया है। एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसमें यह सब चीजें खत्म की गई, अस्पृश्यता का निवारण किया गया और जो है निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और जो पहले अस्पृश्य जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लिखने का अधिकार नहीं था, वो आज ऊंचे ऊंचे पदों पर सुशोभित हैं। ये क्या है? ये हमारी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो रहा है और अभी भी चल रहा है। एक और बेहतरीन ढंग से हमें और अच्छी सामाजिक व्यवस्था आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलेगी। पिछड़े समुदायों का विकास हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए जहां एक और पंचवर्षीय योजनाएं बनी, वहीं वोटों की राजनीति से पिछड़े वर्ग के कथित उत्थान के लिए भारतीय संविधान में कुछ व्यवस्थाएं भी की गई। क्या व्यवस्थाएं की गई? पहली व्यवस्था जो थी हमारी वो ये थी, अनुच्छेद 15 में कहा गया कि राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के धर्म को ऊंच नीच नहीं कहेंगे, किसी के मूल वंश यानी कि कौन किस वंश से आता है, किसी की जाति क्या है, लिंग क्या है, लड़की है लड़का है ना। ये नहीं कि लड़कियां जो हैं सिर्फ चूल्हा बर्तन ही करेंगी, सिर्फ घर का काम करेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, नहीं। उनको क्या है, किसी के साथ कोई भेदभाव, किसी का जन्म स्थान क्या है, कौन कहाँ पैदा हुआ है, इसके आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ये क्यों ऐसा किया गया, ताकि एक अच्छे समाज की व्यवस्था हो पाए। अनुच्छेद 16 में कहा गया है, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर, सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्रदान होंगे। नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे, ये नहीं कि इस जाति के लोग नौकरी करेंगे, इस जाति के लोग नहीं करेंगे। सबको बराबर हक है और वे इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है क्या, सामाजिक समानता को और अधिक पूर्णता देने के लिए समाज में समानता बनी रहे। क्या हो? समाज में समानता बनी रहे, इसको और अधिक पूर्णता देने के लिए अस्पृश्यता का निषेध किया गया है। छुआछूत नहीं करेंगे, वैसे एक दंडनीय अपराध माना गया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको दंडनीय अपराध भी दिया जाएगा। ठीक है, आप किसी को ऊंच नीच नहीं समझेंगे। अनुच्छेद 23 में बात कही गई है, अगर आपने इस क्लास को आज अच्छे से देख लिया है और इससे पहले वाली क्लासेस देख लिए, क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। आपको ना कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता है, ना कोई मॉडल पेपर पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपने हमारे ये नोट्स ले लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए तो सिर्फ वीडियो से भी आप हेल्प लेते रहिए, बाहर से कुछ मत पढ़िए, एनफ रहेगा। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है, बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम, अगर आप किसी से जबरदस्ती कोई काम ले रहे हैं वो निषिद्ध है, निषिद्ध ठहराया गया है, जिसके उल्लंघन की विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। कहने का मतलब है हम जबरदस्ती किसी से बेगार नहीं करवाएंगे। बेगार का मतलब होता है फालतू के काम करवाना, या जैसे आप किसी से जबरदस्ती कोई काम करवा रहे हैं वो बेगार है। ठीक है, ये दंडनीय अपराध है, ऐसा आप किसी से नहीं करवा सकते। मर्जी है तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा।
मौलिक अधिकारों की बात हुई। मौलिक अधिकार भी एक निर्माणक का कारक है हमारे नवीन सामाजिक व्यवस्था में। जो हमारी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ न्यू सोशल ऑर्डर का, उसमें मौलिक अधिकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस भारत के किसी नागरिक पर अन्याय ना हो, इसके लिए संविधान में प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनसे ही नवीन सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप भी स्पष्ट होता है, क्योंकि सबको समान अधिकार हैं, है ना, कोई किसी से कम नहीं है। तो फिर इसमें नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण तो होगा ही होगा। अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज भी हमारा समाज वहीं के वहीं होता, सभी एक दूसरे को, है ना, ऊंच नीच की भावना से देख रहे होते। ये अधिकार क्या है जो दिए गए हैं? इसमें अधिकार ये है क्या, पहला अधिकार क्या है? समानता का अधिकार। सबको एक दूसरे के साथ समानता का अधिकार दिया गया है, सभी को समान माना गया है, किसी को ऊंच नीच की भावना से दृष्टि से नहीं देखा गया है। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, हर व्यक्ति अपनी बात स्वतंत्र रूप से कहीं भी कह सकता है, कोई जोर दबाव नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, कोई किसी गरीब का शोषण नहीं करेगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप अपने धर्म को पूरी स्वतंत्रता के साथ मान सकते हैं, निभा सकते हैं, अपने धर्म से संबंधित आप जो करना चाहें कर सकते हैं, आपको कोई रोका टोका नहीं जाएगा। शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अधिकार आपको है। संवैधानिक उपचार का अधिकार भी आपको दिया गया है। तो ये हमारे संविधान में वर्णित जो 6 मूल अधिकार हैं, ये सभी को समान दिए गए हैं, जिनसे हमारी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। इसके बाद 2 पॉइंट और बचे हैं, फिर क्लास हमारी एंड होगी, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अगर इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी तो देखिएगा। महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से भी हमारे उच्च सामाजिक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय नारी की अवस्था दयनीय थी। जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो हमारे भारत की नारी की जो दशा थी, जो अवस्था थी, वो बड़ी ही दयनीय थी, दयालु थी। परंतु कुछ समय पश्चात विधवा विवाह, सती प्रथा की समाप्ति, यानी कि पहले क्या था कि कोई भी अगर औरत नारी अगर विधवा हो जाती थी तो उसको दोबारा विवाह करने का अधिकार नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये प्रथा समाप्त कर दी गई है। पहले सती प्रथा थी जो कि समाप्त है, आदि के साथ ही समाज में पुनर्जागरण की लहर भी प्रारंभ हो गई। विभिन्न कानूनों के द्वारा नारियों की स्थिति सुधारने का प्रयास किया गया, जिनमें से कुछ अधिकार और कानून इस प्रकार हैं। नंबर 1, हिंदुओं में नारी को उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, आप उत्तराधिकारी हैं। विवाह विच्छेद पश्चात भरण पोषण की वैधानिक व्यवस्था की गई है। स्त्री को गोद लिए जाने का अधिकार दिया जाना। अनैतिक व्यापार दमन कानून का निर्माण भी किया गया है। दहेज नियंत्रण कानून बनाना, हाई स्कूल लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क करना और कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना, ये क्या है? ये सारे प्रावधान किए गए हैं, है ना, महिलाओं का सशक्तिकरण पर जोर देते हुए। नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। इसके बाद जो आगे हम क्लास करेंगे नेक्स्ट, उसमें हम भारत में सामाजिक विविधता, डाइवर्सिटी की बात करेंगे। धर्म से संबंधित जो भिन्नता होती है, विविधता होती है, क्षेत्र के आधार पर विविधता होती है, भाषागत विविधता होती है, इस तरीके के कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप ये नोट्स हमारे लेना चाहें तो जो नंबर मैंने दिया है उस पर मैसेज करके फटाफट नोट्स ले लीजिए। बेस्ट कंटेंट के साथ बेहतरीन तैयारी अगर आप चाहते हैं तो हमारे नोट्स जरूर पढ़िए। नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, जिससे हमारा एक नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। भारतीय समाज के उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत उन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान करने की बात कही गई है जो विभिन्न प्रतिभाओं के धनी हैं, परंतु कारणवश शिक्षा प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं। इसलिए इनके लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए नवोदय विद्यालयों का निर्माण हुआ। तो प्यारे दोस्तों, ये जो हमने पढ़ा, ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे, ये हमारी जो नवीन सामाजिक व्यवस्था है, जो न्यू सोशल ऑर्डर है, उसके निर्माण के लिए ये सब कारण रहे हैं। ये कारण है तभी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो पाया है। अगर ये सब ना होते तो हमारी नई सामाजिक व्यवस्था जन्म न ले पाती, है ना। अस्पृश्यता का निवारण हुआ तो नई सामाजिक व्यवस्था आई। अनुसूचित जातियों को समाज की मुख्य धारा में लाया गया, तब हमारी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हुआ। पिछड़े समुदायों का विकास हुआ, है ना। संविधान में इनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए, सभी को मौलिक अधिकार दिए गए और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, है ना। नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। ये सब कारण रहे जिनके माध्यम से नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो पाया। प्यारे दोस्तों, क्लास कैसे कमेंट किए बिना आप नहीं चाहेंगे, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।